हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के सम्मेलन। ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, तो इसका रिवीजन करेंगे आज पूरा। इसमें पढ़ेंगे मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इतने सारे टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले पढ़ते हैं। पहला है इसमें विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन था। फिर जब विश्व WMO यानी विश्व मौसम संगठन 1950 में 23 मार्च 1950 में ये विश्व मौसम संगठन बन गया। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी सरकारी संगठन है, कोई NGO नहीं है, तो इसे IGO बोलेंगे कि IGO है, तो अंतर सरकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र UN की आधिकारिक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र UN ने बनाया है इसे, तो उसकी आधिकारिक जी संस्था है। अब है अगला, इसमें नाम नहीं दिख रहा, मैं बता देती हूँ। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है। ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड यानी जो पक्षी हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इसकी स्थापना 1922 में हुई और ये संरक्षण का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है। इसका पूर्व जो पहले नाम था वो था पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, लेकिन 1933 में इसका वर्तमान जो नाम है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल वो दिया गया। फिर वर्ल्ड विच नाम की ये पत्रिका प्रकाशित करता है, 3 माह में त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। ये एक NGO है जो सरकारी और गैर सरकारी नागरिकों के द्वारा मिलकर बनाया है, यानी कई लोगों के द्वारा मिलकर बनाया है। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, कैम्ब्रिज ब्रिटेन में है। और अब है अगला IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है? ये NGO है ये भी, तो सरकार और नागरिकों दोनों से मिलकर बना है। जो दोनों से मिलकर बना है सरकार और नागरिकों से, तो NGO है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। IUCN की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में है, तो ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1963 में हर चौथे वर्ष ये रेड डाटा बुक प्रकाशित, यानी हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीवों के लिए प्रकाशित करता है। इसका अन्य नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी है। IUCN 4 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका और हरित अर्थव्यवस्था है। तो ये 4 क्षेत्रों में इस तरह से काम करता है। अब है IUCN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का दर्जा इसे प्राप्त है। तो IUCN जो है संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा, यानी वो IUCN की संयुक्त राष्ट्र की जो बैठकें होती हैं उसमें सिर्फ बैठ सकता है, देख सकता है, सुन सकता, बोल नहीं सकता, ना वोटिंग राइट कर सकता है। तो पर्यवेक्षक का दर्जा से प्राप्त है IUCN को संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में। किंतु IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो IUCN संयुक्त राष्ट्र जो है UN उसका अंग नहीं है। यह सतत विकास की संकल्पना के विकास में मुख्य योगदान देते हैं। सतत विकास में इसका योगदान है। IUCN इसमें और WWF, UNEP यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये काम करता है। फिर पेरिस समझौते तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में IUCN सक्रिय भूमिका निभाता है। पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उनके जीवन की रक्षा के लिए 1961 में इसे स्थापित किया गया। वर्ल्ड WWF पढ़ा जो IUCN की साथ वाली संस्था है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में आई और मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और प्राकृतिक संगठन है ये, प्राकृतिक यानी गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं है तो वो NGO है। IUCN का सहायक संगठन है ये। इसका लक्ष्य वन्य जीव संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को घटाना है, कि पर्यावरण के जो वन्य जीव हैं उन पर का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। फिर है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के लिए है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में उसे रामसर सम्मेलन बोला जाता है तो हुआ। फिर 2 फरवरी को WW यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का मतलब है आर्द्रभूमियों के लिए। रामसर साइट अब मतलब उस टाइम का है जी 169 है, अब तो बढ़ गई हैं। 1975 में जी लागू हुआ, तो 1971 में हुआ रामसर सम्मेलन, 75 में लागू हुआ, आर्द्रभूमियों के लिए है। इसमें आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु अंतर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन बनाया गया है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया और 75 में ये लागू हो गया। विशेष परिस्थिति तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरणीय संधि है ये। तो पारिस्थितिक तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक संधि है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर 3 वर्ष में ये COP के इसके सम्मेलन होते हैं। COP के सम्मेलन 3 वर्ष में होते हैं। भारत 1982 में इस संधि का सदस्य हो गया। सबसे इसमें छोटी जो वेटलैंड है वो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है और सबसे बड़ी वेटलैंड आर्द्रभूमि सुंदरवन डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल में है। अब है इसी में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में गए परिवर्तन हो रहा है या हो गया है या होने की संभावना है। तो पर आर्द्रभूमियां हैं और मानव हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर संधियों के तहत आर्द्रभूमि स्थल की सूची है। उस वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में भारत में 2 आर्द्रभूमियां मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में थी, जिसमें केवलादेव राजस्थान है और लोकटक झील मणिपुर है, और चिल्का झील थी लेकिन इसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था लेकिन अब हटा दिया गया है, अब नहीं है जी। तो अब चिल्का झील को हटा दिया गया है, केवलादेव और लोकटक झील शामिल है अभी। अगला है जी ग्रीन पीस है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। ये एक गैर सरकारी संगठन है। ग्रीन पीस की स्थापना 71 में हुई। नीदरलैंड इसका क्या है मुख्यालय है, हाँ एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना और उसके विकास को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन पीस है ये। इसके लक्ष्य क्या हैं? तो इसके लक्ष्य हैं जैव विविधता की रक्षा करना, प्रदूषण को रोकना, सभी परमाणु खतरे समाप्त करें और शांति अहिंसा को बढ़ावा देना। तो इसके लक्ष्य हैं, 4 लक्ष्य हैं इसके। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ये मानव, औपचारिक नाम इसका है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो 5 जून 1972 को हुआ। तो उसी दिन से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP
पर्यावरण के लिए कार्यक्रम चलाया जाने लगा, उसकी स्थापना हो गई। ये पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लिए है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए और सतत विकास के लिए हुआ। इसमें यूएनईपी की स्थापना हो गई। और अब यूएनईपी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, अफ्रीका में है ये। यानी यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संबंधी पर्यावरण संबंधी जो गतिविधियां हैं उसमें संबंधित है ये। फिर विश्व मौसम संगठन WMO और यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से मिलकर, ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट IPCC रिपोर्ट जारी करते हैं। IPCC यूएनईपी के 10 सम्मेलन होते हैं, यानी 10 वर्षीय सम्मेलन। यूएनईपी जो पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र संबंधी सम्मेलन है, पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इसके तहत ये कार्यक्रम करता है और 10 वर्ष में सम्मेलन बुलाता है। पहला स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ 1972 में। तो 1972 के बाद 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। 1982 में नैरोबी केन्या में हुआ। फिर 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं 1992 वाले को। फिर 2000 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दिए गए थे। फिर 1912 में रियो डी जेनेरो में ब्राजील में फिर हुआ और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। ये प्रकाशित करता है, तो इसकी कुछ रिपोर्टें हैं जो ये प्रकाशित करता है। पहली है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट जो जारी करता है उसकी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, मेकिंग पीस द नेचर एंड ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते। तो ये 4 प्रकार की ये रिपोर्ट देता है पर्यावरण संबंध। इसमें उत्सर्जन गैस रिपोर्ट है, विश्व पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट है, मेकिंग पीस विथ नेचर है और 500 पुरस्कार इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये संस्था है IUCN, IUCN नहीं यूएनईपी के द्वारा काम किया जाता है और 10 वर्ष में सम्मेलन बुलाए जाते हैं पर्यावरण के संबंध में। अब है साइट्स है, तो ये वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है साइट्स। तो वन्य जीव जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। IUCN की वॉशिंगटन सम्मेलन 1973 में इस समझौते को प्रस्तुत किया गया था। तो IUCN के जो सम्मेलन होते हैं उनमें वॉशिंगटन DC में जो सम्मेलन हुए, यानी जंतुसाइड और पादप समुदाय, जंतुओं के लिए, जंतु समुदाय के लिए और पादप समुदाय के लिए 1973 में तो उस सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए थे। 1975 में लागू हुआ और भारत 1976 में शामिल हो गया। इसमें कुल 183 देश क्या हैं, शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवर और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व का खतरा ना हो, यानी जंगली जानवर पौधे हैं उनके व्यापार कर दिया जाता है तो उनके विलुप्त होने के कगार पर आ गए और वो जीवन में खतरा हो रहा है, तो उससे रोकने के लिए है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स। अब है ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक ये है यातायात व्यापार रिकॉर्ड है और इसमें वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का विश्लेषण करता है। तो व्यापार का रिकॉर्ड देखता है ट्रैफिक, और वनस्पति और जीवों का जो विश्लेषण करता है जो व्यापार हो रहा है उसे, यानी वन्य जीव व्यापार की निगरानी करता है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई। ट्रैफिक गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है जो UK में है, कैम्ब्रिज में है और UK में है। ये तो दोबारा आ गया, साइट्स तो निकल चुका है।
हाँ, यहाँ से है, एक प्रकार के साइट्स, यानी जो ट्रैफिक पढ़ रहे थे उसी के अंदर है, एक प्रकार से साइट्स तथा ट्रैफिक एक दूसरे के सहायक हैं। तो साइट्स और ट्रैफिक दोनों वन्य जीवों के व्यापार पर संबंधित है, उन पर निगरानी करते हैं जो विलुप्त हो रहे जीव हैं उनके कारण। तो साइट्स और ट्रैफिक एक दूसरे के सहायक हैं क्योंकि वन्य जीवों का अवैध व्यापार उन्हें संकटग्रस्त सूची में पहुंचाने का एक प्रमुख कारण है। अवैध व्यापार हो रहा है जिसके कारण वो संकटग्रस्त सूची में पहुंच रहे हैं। फिर है साइट्स क्या है, तो साइट्स एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जबकि ट्रैफिक एनजीओ है। ट्रैफिक एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। साइट सिर्फ अवैध व्यापार से संबंधित है, जो अवैध व्यापार हो रहा है जीवों का उससे संबंधित, जबकि ट्रैफिक अवैध व्यापार के साथ ही सतत विकास से भी संबंधित है। तो एनजीओ है ये ट्रैफिक और सतत विकास से भी संबंधित है। अब है CMS, ये क्या है, तो प्रवासी यानी माइग्रेट स्पीसीज ऑन वर्ल्ड एनिमल। इसमें प्रवासी जो पक्षी प्रवास कर जाते हैं, तो प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए है ये CMS सम्मेलन। इसमें UN के संरक्षण में है ये। 1979 में जर्मनी के बॉर्न में इस संधि के तहत स्थापित किया गया। तो जर्मनी के बॉर्न में इस संधि के तहत इसे स्थापित किया गया है 1979 में। और ये सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच है। CMC सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। 13 CMC सम्मेलन हुआ, इसमें 17 फरवरी 2022 17 फरवरी से 22 फरवरी तक 2020 में हुआ और ये भारत में हुआ था। भारत में हुआ। इसकी थीम माइग्रेट स्पीसीज कंजर्वेशन ऑन द प्लैनेट एंड वी वेलकम, इसकी थीम थी। अब है वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन बोलते हैं इसको। वियना कन्वेंशन तो ये ओजोन परत से संबंधित है। 1985 में मतलब सम्मेलन हुआ 1985 में, 1988 में प्रभावित हुआ। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग में कमी लाना है। यह बाध्यकारी है, वियना कन्वेंशन बाध्यकारी है। सार्वभौमिक स्थापना इसकी सार्वभौमिक सत्यापन वाला पहला कन्वेंशन है। तो ओजोन परत ऐसा पहला कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है। इसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, तो 1987 में हुआ। ये 85 में हुआ था, ये 87 में हुआ। 1989 में लागू हुआ। इंडिया ने 1992 में इसको लागू किया या अपने उसमें साइन किया। तो ये बाध्यकारी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी है, जबकि वियना कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं है। तो वियना कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं था और बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, उसमें बाध्यकारी नियम बनाए गए। उत्सर्जन ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या है, उत्सर्जन के आधार पर बाध्यकारी समझौता है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जित गैस हैं, ओजोन गैस उत्सर्जित हो रही है, उनसे बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते में UNEP ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण संगठन है उसने UNEP ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग और उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया था। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसमें विकसित देश थे, उन्हें 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से बंद करना था, जबकि विकासशील देशों को क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन और उपभोग पर 2010 तक बंद करने का समय दिया गया था। 2010 से प्रोटोकॉल एजेंडे में 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए था। फिर 2010 के बाद प्रोटोकॉल एजेंडे में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित कर दिया गया कि उसको भी बाहर करेंगे। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों को फ्यूरॉन कहते हैं भी साथ में कह सकते हैं। और फिर हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमो और ब्रोमोक्लोरोमीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं, ये ओजोन क्षयकारी हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है। अब है इंटर गवर्नमेंटल प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की जो रिपोर्ट है उसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र का जो आधिकारिक पैनल है उसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। इसकी स्थापना 1988 में हुई और 1988 में इस रिपोर्ट को कौन, विश्व मौसम संगठन विभाग, मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। IPCC रिपोर्ट जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 2007 में से नोबेल पुरस्कार मिला। 195 मेंबर इसके सदस्य हैं। फिर वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों से संबंधित वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 3 संगठनों से मिलकर की गई है। तो वेटलैंड की स्थापना 3 संगठन जो थे उनसे मिलकर 1954 में हुई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी और आर्द्र भूमि अनुसंधान ब्यूरो है, अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी आर्द्र भूमि अनुसंधान ब्यूरो, एशिया आर्द्र भूमि ब्यूरो और उत्तरी अमेरिका आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, इन तीनों को मिलकर है। तो अंतर्राष्ट्रीय, फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। एक ही क्षेत्र में कार्य करने तथा एक ही प्रकृति के होने के कारण इस संगठन ने मिलकर 1991 में वेटलैंड इंटरनेशनल नाम दिया गया। ये NGO है, गैर सरकारी संगठन की स्थापना कर ली, इसे NGO कहते हैं। तो इस तरह पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण पे और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। UNCED का सम्मेलन है, ब्राजील रियो डी जनेरो में हुआ 1992 में। तो ब्राजील रियो डी जेनेरो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, UNCED, विश्व विज्ञान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस सम्मेलन में कई सारी कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो जो पर्यावरण एवं विश्व पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उस कन्वेंशन की, उनमें इन कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, जिसमें पहला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, इसको बोलते हैं UNFCCC। फिर जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ये है CBD। फिर है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, UNCCD। फिर चौथा है वन प्रबंधन के सिद्धांतों से संबंधित घोषणा है कि वन का प्रबंधन कैसे करने से संबंधित घोषणा है। और सतत विकास पर एक आयोग बनाया गया। तो ये पर्यावरण पर ये जो सम्मेलन था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, उसी के अंतर्गत ये 5 निकले हैं। इसमें 3 ये प्रमुख थे जो हैं और इसे UNCED सम्मेलन बोलते हैं। 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसी में आए थे। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण के जो सम्मेलन है उसी में जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम है, वन प्रबंधन है और सतत विकास सम्मेलन है। अब है एजेंडा 21, सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का गैर बाध्यकारी कार्यक्रम है। एजेंडा 21 जो है सतत विकास के लिए संयुक्त का गैर बाध्यकारी कार्यक्रम है। पर्यावरण और एवं विकास पर रियो घोषणा यानी सतत विकास से संबंधित दस्तावेज है।
एजेंडा 21 पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा सतत विकास से संबंधित दस्तावेज है। वन सिद्धांत है इसमें। वन सिद्धांत में वनीकरण से संबंधित विधिक रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। वन सिद्धांत संबंधित है, पर्यावरण के विकास से संबंधित है और सतत विकास से संबंधित है। अब है जैव विविधता अभी समय। जैव विविधता अभी समय यानी जो UNCD के जो कार्यक्रम थे, कन्वेंशन थे, और उसमें से ये CVD था, जैव विविधता से संबंधित। वही है जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ये 1992 में रियो डी जनेरो के सम्मेलन से संबंधित एक सहमति बनी, जिसमें 22 मई 1992 को नैरोबी केनिया में स्वीकार किया गया। तो 1992 में नैरोबी में इस सम्मेलन को स्वीकार किया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। तो जैव विविधता पर ध्यान देने वाली CVD संधि है, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है और संयुक्त राष्ट्र UNCVD के साथ बनी है। जैव विविधता सम्मेलन CVD की गवर्निंग बॉडी है, यानी हाँ सरकार द्वारा बनाई गई है। प्रमुख कार्य इसका समय समय पर बैठकों के माध्यम से जैव विविधता पर हुए समझौते को लागू करना है, यानी जैव विविधता पर जो संगठन ने सम्मेलन हुए थे उनके समझौते को लागू करना है। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। तो UNCVD गवर्निंग बॉडी है और 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। अब है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो उसी पर्यावरण सम्मेलन के तहत जो हुआ था उसमें से एक कन्वेंशन ये था कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 1994 में स्वीकार किया गया। तो इसे 94 में स्वीकार किया गया और कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है। तो ये गैर बाध्यकारी है, जबकि ये 2 वर्ष में इसका सम्मेलन होता है। और एक गवर्निंग बॉडी यानी सरकारी संगठन है। इसे 1992 में नैरोबी में स्वीकार कर लिया था, इसे 94 में स्वीकार किया। और ये गैर बाध्यकारी जलवायु परिवर्तन वाला गैर बाध्यकारी है। प्रत्येक साल इसकी मीटिंग होती है। लक्ष्य इसके वैश्विक तापमान से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से संबंधित तो इसका ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। और कानूनी रूप से बाध्यकारी गैर बाध्यकारी यानी बाध्यकारी नहीं है। और जलवायु परिवर्तन के प्रतिवर्ष सम्मेलन यानी हर साल इसका सम्मेलन होता है। और 1995 में इसका प्रथम सम्मेलन बर्लिन में आयोजित हुआ। तो इसका प्रथम सम्मेलन बर्लिन में हुआ, जबकि इसका नैरोबी में हुआ था। नैरोबी में 1992 में सम्मेलन हुआ, इसका 95 में हुआ और बर्लिन में हुआ। जर्मनी में है बर्लिन। वैसे स्वीकार 94 में किया गया था। फिर मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNCCD जो था उसमें उसका सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992 में अनुसार मतलब उसी रियो डी सम्मेलन की उत्पत्ति हुई 1992 में, तीनों की उत्पत्ति वहीं हुई। और 1996 में ये प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ। कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो 2 कन्वेंशन है जो वो बाध्यकारी हैं, लेकिन पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन वाला बाध्यकारी नहीं है। ये प्रत्येक 2 साल बाद सदस्य देशों का सम्मेलन करता है। तो हाँ, जैव विविधता वाला और मरुस्थलीकरण दोनों 2 साल बाद अपना सम्मेलन करते हैं, जबकि पर्यावरण वाला जलवायु परिवर्तन वाला हर साल सम्मेलन करता है। और वनीकरण है अब इसमें। तो वनीकरण जो कार्यक्रम है द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी फॉरेस्ट वनों से संबंधित मैनेजमेंट के लिए है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर वनीकरण से संबंधित दस्तावेज है, यानी विश्व सतत विकास प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण करना और विश्व स्तर पर वनीकरण कार्यक्रम के लिए है। ये है रोई फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है, ये गैर बाध्यकारी है वनीकरण। अब है कम्युनिकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास।
सतत विकास आयोग। तो ये सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास के लिए पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यानी पर्यावरण UNCED पर्यावरण विकास के दौरान व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया। यानी पर्यावरण के विकास का जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था उसमें जो प्रतिबद्धताएं दी गई थी तो उनको क्रियान्वित करने के लिए इसे बनाया गया। सतत विकास के प्राप्त करने के लिए स्थापना इसकी संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है सतत विकास से संबंधित का। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल बना है, इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है और 16 जनवरी 2005 को ये प्रभावी हुए, क्योंकि 5 में कनाडा ने इसे हस्ताक्षर कर दिए थे। तो कनाडा के हस्ताक्षर करने के बाद ये लागू हुआ। 2005 में लागू हुआ और 1997 में बना था ये। इसमें प्रभावी बाध्यताएं थी। इसमें बाध्यता थी कि 2008 से 2012 तक 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 90 के स्तर से 5.2% तक कटौती करनी थी। दूसरी बाध्यता 1 जनवरी 2013 से 2020 तक के लिए थी। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और पैराफ्लोरोकार्बन है। इन 6 गैसों को बंद करना या समाप्त करना था, कटौती करनी थी इन 6 गैसों में। तो पहला 2018 से 2022 तक, दूसरा 13 से 2020 तक के लिए करना था। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सब सदस्य देशों का वर्गीकरण, तो इसमें वर्गीकरण किया गया था सदस्य देशों के बीच। तो Annex 1 के जो देश हैं उसमें औद्योगिक और विकसित देश शामिल थे, जो संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल थी, यानी विकसित देश ही शामिल थे। जैसे सोवियत रूस था इसमें, और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं थी, यानी यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं। और यूरोपीय संघ के 15 देश, यानी यूरोपीय संघ बना है जो उसके 15 देश शामिल थे, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं थी और यूरोप के और रूस शामिल था इसमें। जो 1992 के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य इसमें शामिल थे। और कौन था? तो 1992 का जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बना उसके सदस्य देश इसमें शामिल थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल इन देशों के लिए मतलब इस तरह से है बांटा गया कि एनेक्स फर्स्ट के देश और सेकंड। अब एनेक्स सेकंड जो है उसमें एनेक्स फर्स्ट में शामिल देशों को छोड़कर बाकी सभी देश हैं इसमें। इस श्रेणी में देशों को वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने संबंधी गतिविधियों में सहायता करनी होगी। यानी जो विकसित देश हैं उनको विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित कम करने में सहायता की बात कही गई कि सहायता देनी होगी। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है ये सारी चीज़ें। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में आयोजित हुआ जापान शहर में 2005 में लागू हुआ। तो उस 5 के बाद ये सारी बाध्यताएं थी कि किसको क्या करना है, यानी पहले प्रतिबद्धता और दूसरी प्रतिबद्धता थी। क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स देशों में बांट दिए गए। दूसरे देश जो एनेक्स 1 में शामिल नहीं, बाकी सभी देश इसमें शामिल हैं। तो विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस के लिए और उत्सर्जन कम करने के लिए इसमें सहायता देनी होगी। अब एनेक्स 1 में शामिल देशों को हरित गृह गैस उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कम 18% की कमी करने की प्रतिबद्धता थी कि एनेक्स फर्स्ट के जो विकसित देश हैं उनको 18% कम करनी है ग्रीन हाउस गैस को 90%, मतलब 1990 के स्तर से 18% तक कम करनी है। फिर भारत द्वारा 8 अगस्त 2017 को इसे स्वीकार किया गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल को भारत ने स्वीकार किया। अब है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये
क्योटो प्रोटोकॉल अलग है और कार्टेजेना प्रोटोकॉल तो 2010 में आयोजित हुआ कोलंबिया के कार्टेजेना में। इसका उद्देश्य जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड जो उत्पाद होते हैं उनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल आयोजित हुआ कोलंबिया के कार्टेजेना में। तो इसमें जेनेटिक उत्पादों में सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पाद के बारे में विवरण लिखना अनिवार्य कर दिया गया कि आपको लिखना होगा कि जेनेटिक मॉडिफाइड है। सदस्य देशों को यदि लगता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु पर्यावरण की हानि कर सकता है तो उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी उसे हटा सकते हैं और आयात निर्यात बंद कर सकते हैं उसका। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया। अब है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम और फॉरेस्ट वनों से संबंधित स्थापना हुई इसकी 2000 में, और ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद का एक सहायक निकाय है। आर्थिक सामाजिक परिषद का एक सहायक निकाय, इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रॉम फॉरेस्ट जो है 2000 में आया। आर्थिक सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों में शामिल हैं। वनों का संरक्षण, प्रबंधन और विकास करना, बढ़ावा देना है। अब है अनवरत जैव प्रदूषण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। अनवरत जैव प्रदूषण पर स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ, मतलब 2001 में हुआ। एक कोलंबिया के कार्टेजेना में हुआ। 2004 से प्रभावी है और भारत 2006 में प्रभावी हुआ, यानी भारत में 2006 में लागू हुआ, 2004 से प्रभावी है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को रसायन से बचाना है। तो जैव प्रदूषण यानी जैविक जो होते हैं उनसे मानव स्वास्थ्य को और पर्यावरण को रसायन से बचाना है। पर्यावरण में जो रसायन हो रहे हैं उससे बचाना है मानव को, पर्यावरण को भी। तो जो है विश्व में 2004 में आए हैं और भारत में 2006 में हुआ। तो अनावृत जैव प्रदूषण कोलंबिया के कार्टेजेना में 2001 में हुआ था। ये अनवरत जैव प्रदूषण में प्रदूषक में मानव निर्मित प्रदूषक हैं, स्थिर प्राकृतिक यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और जिन्हें जैव संवर्धन द्वारा का गुण होता है, यानी जैव संवर्धित किया जाता है, तो वे शामिल हैं इसमें। वन्य जीव स्थिरीकरण के विरुद्ध गठबंधन। वन्य जीव हैं जो, तो वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन। तो वन्य जीवों को व्यापार हो रहा है यानी अवैध रूप से उनका, तो उसके विरुद्ध ये गठबंधन है। CAWT यानी कलेक्शन अगेंस्ट वर्ल्ड विल्ट ट्रैफिकिंग। कब? तो 2005 में आया ये वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध। 2005 में विरुद्ध गठबंधन आया CAWT 2005 में। सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित स्वैच्छिक संगठन है। ये सार्वजनिक है और निजी पर आधारित स्वैच्छिक संगठन है। उद्देश्य वन्य जीवों की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोग और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना, यानी वन्य जीव की अवैध तस्करी बढ़ रही है जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना इसका लक्ष्य है। तो वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध 2005 में आया और संयुक्त और निजी सहयोग संगठन है ये वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध CAWT। अब है बाली सम्मेलन, इसमें नाम नहीं दिख रहा लेकिन बाली सम्मेलन है ये। बाली सम्मेलन 2007 में हुआ। UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन का COP13 है, जलवायु परिवर्तन पर था ये बाली सम्मेलन, और इसे बाली एक्शन प्लान कहा जाता है। इंडोनेशिया में हुआ था 2007 में ये। बाली एक्शन प्लान में फर्स्ट के जो एनेक्स विकसित देश हैं के लिए आगामी प्रतिबद्धताओं का समूह है। इसमें उनके लिए प्रतिबद्धताएं थी कि अनुकूलन कोष की स्थापना करना। उन्हें एक कोष यानी पैसों का एक कोष की स्थापना उन्होंने की, और तकनीक का हस्तांतरण, यानी जो विकसित देश हैं यानी वो क्या करेंगे, विकासशील और विकसित देशों को तकनीकी सहायता देंगे ताकि वो भी अपने उत्सर्जन को कम कर सकें। तो
अनुकूलित कोष की स्थापना करना इसमें शामिल है और तकनीक का हस्तांतरण इसमें शामिल है। फिर बाली एक्शन प्लान में उत्सर्जन कटौती के दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साझा दृष्टिकोण है। इसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों में कमी के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में वृद्धि करना है। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रभावों को में कमी करने के लिए राष्ट्र के स्तर पर प्रयास करना, जिसमें अनुकूलन करना, प्रौद्योगिकीकरण और वित्त देना शामिल है। अब है संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र का REDD कार्यक्रम यानी अब है संयुक्त राष्ट्र पर REDD कार्यक्रम वनों इसमें 2008 में आया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना है। वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करने के लिए है। वनों की कटाई करना और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन जो है उसमें कमी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम आया। इसमें विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना है। संयुक्त राष्ट्र REDD का कार्यान्वयन। अब जो संयुक्त राष्ट्र REDD है प्लस आया, इसमें प्लस में UNFCCC यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा विकसित तंत्र है और 2013 में आया। उसका उद्देश्य विकासशील देशों को वन आच्छादित भूमि के उत्सर्जन में कमी करना है और कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो संयुक्त राष्ट्र REDD कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र जो UNFCCC है जलवायु परिवर्तन द्वारा विकसित तंत्र है, 2013 में आया और वन आच्छादित भूमि में उत्सर्जन में कम जो कार्बन है उसमें निवेश करना है कि कार्बन कम उत्सर्जित हो उसको अवशोषित किया जाए। अब है कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन मेक्सिको में आया। तो कानकून सम्मेलन मेक्सिको है। कानकून सम्मेलन मेक्सिको में 2010 में आया और ये भी जलवायु परिवर्तन का COP16 है, जलवायु परिवर्तन के संबंधित है। कानकून सम्मेलन मेक्सिको और विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से हरित जलवायु फंड बनाया गया है। तो विकासशील देशों हैं उनमें उत्सर्जन की कमी करने के लिए एक जलवायु फंड ग्रीन मतलब क्लाइमेट फंड बनाया गया है। इस फंड की देखरेख हेतु हरित जलवायु निधि बोर्ड बनाया गया है। GCF का अंतिम ट्रस्टी विश्व बैंक है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो विश्व जलवायु निधि प्रदान करता है उसके लिए एक अंतिम उसका ट्रस्टी विश्व बैंक है। फिर नागोया प्रोटोकॉल है। नागोया प्रोटोकॉल UN का जेनेटिक संसाधनों में भागीदारी का समझौता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो संसाधन होते हैं उनमें भागीदारी का एक समझौता है। ये 2010 में आया जापान के नागोया में। 2014 में प्रभावी हुआ। भारत ने भी 2014 में संधि का समर्थन किया। इसमें Aichi लक्ष्य थे जिसमें नागोया प्रोटोकॉल के दौरान जैव विविधता के विषय में 20 लक्ष्यों का चयन किया गया। नागोया में नागोया सम्मेलन में जैव 20 लक्ष्य थे, उसमें से 5 महत्वपूर्ण थे जिन पर आधारित 20 लक्ष्य थे। जैसे जैव विविधता नुकसान के कारणों को समझना कि जैव विविधता का नुकसान क्यों हो रहा है तो इसके कारणों को समझना, कि जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। फिर जैव विविधता स्थिति में सुधार करना, जैव विविधता की जो स्थिति है उसमें सुधार करना। जैव विविधता एवं पारिस्थितिक सेवाओं के लाभों पर सभी में संवर्धन करना। जैव विविधता के जो पारिस्थितिक के जो लाभ हैं उसका सभी बांटना और साझी नियोजन यानी ज्ञान का प्रबंधन करना, उनसे संबंधित जो ज्ञान है उनका प्रबंधन करना, क्षमता निर्माण करना और क्रियान्वयन में वृद्धि करना। तो ये 5 Aichi लक्ष्य महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और इनके अंतर्गत 20 लक्ष्य बनाए गए हैं। तो Aichi नागोया प्रोटोकॉल में अपनाए गए थे। जैव विविधता के नुकसान के कारणों को समझना, प्रत्यक्ष दबाव कम करना, जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना और लाभों को समय बांटना और ज्ञान प्रबंधन क्षमता निर्माण क्रियान्वयन शामिल है।
अब है दोहा सम्मेलन, तो दिखाई देने दे। दोहा सम्मेलन 2012 में आया। ये जलवायु परिवर्तन का COP18 है। तो जलवायु परिवर्तन COP18 दोहा सम्मेलन, इसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का प्रतिबंध लगाया गया। तो दोहा सम्मेलन में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड पर प्रतिबंध लगाया गया, और कुछ नहीं है इसमें। अब है किगाली समझौता। किगाली समझौता 2016 में आया। किगाली समझौता 2016 में रवांडा के किगाली में आया। तो रवांडा के किगाली में आयोजित हुआ 2016 में। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौता था। तो किगाली समझौता जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने पर था। इसका लक्ष्य 2100 तक, यानी वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाने का लक्ष्य है। 2100 तक। किगाली समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें और ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार गैसें जो शामिल हैं, इनको शामिल किया गया है। इनके ग्रीन हाउस गैस और ओजोन क्षरण के संबंधित गैसों को प्रतिबंधित करने के लिए है। 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी। तो 2019 से किगाली समझौता बाध्यकारी है। भारत ने 2028 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को स्थिर करने का लक्ष्य बनाया, जबकि 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% तक कम करें। 2047 तक 2025 के स्तर से 15% तक कम करने का भारत का लक्ष्य है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर। ये 2028 तक उपयोग में लाएंगे। तो कार्बन, इसमें कौन सी गैसें हैं? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो एक हानिकारक रसायन है, का उपयोग देश में इस्पात बनाने वाली इकाइयों में किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें UNDP भारत को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी धीरे धीरे 30 तक बाहर करने में मदद कर रहा है, और जो भारत द्वारा प्रोटोकॉल के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी भारत इसके साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो भी 2030 तक बंद करने का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर किगाली पर मंजूरी और भारत का निर्णय क्या है? तो अगस्त 2021 में भारत द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधित किगाली समझौते का निर्णय लिया, समर्थन किया, और इसका समर्थन कर दिया भारत ने कि हाँ 2021 में भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य किया। भारत अब 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को के उपयोग को 80% तक कम करने की आवश्यकता है। तो 2080 मतलब 80% तक कम करेगा 2047 तक। भारत के लिए एक अधिवर्ष 2028 से भारत 2028 से इसको काम करेगा, इस पर काम करना प्रारंभ करेगा। 2028 से प्रारंभ होगी भारत में ये, और 47 तक 80% कम करना, जिसमें भारत द्वारा लक्ष्य है कि 2032 में इसको 4 चरणों में मतलब लागू किया जाएगा। जैसे 2032 में 10% कटौती करेगा, और 2037 में 20%, 42 में 30%, और 2047 में 80% के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेगा। पेरिस सम्मेलन। अब है पेरिस सम्मेलन, तो 2015 में हुआ ये। COP21 से जलवायु परिवर्तन का पेरिस सम्मेलन हुआ। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और 4 नवंबर 2016 को समझौता लागू हुआ। पेरिस सम्मेलन जो है 2016 को समझौता लागू हुआ पेरिस सम्मेलन का। इसमें क्या है? पहली बार विकसित और विकासशील दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को प्रस्तुत किया। यानी विकसित और विकासशील दोनों मतलब पैसा लगाएंगे इसमें, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता है। इसमें अमेरिका है जो इससे बाहर हो गया इस संधि से, लेकिन उनके नए राष्ट्रपति जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका इससे बाहर हो गया, मेन बात तो है। और विकसित और विकासशील देश दोनों इसमें शामिल होंगे और अपना पैसा लगाएंगे जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ, बाध्यकारी समझौता है। पेरिस सम्मेलन के समझौते के लक्ष्य हैं तो औद्योगिक काल के पूर्व स्तर, औद्योगिक काल है उसके पूर्व स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान
में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। तो औद्योगिक काल से पहले का स्तर है उसमें उस तक 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी करना, और जो वर्तमान स्तर बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का विशेष प्रयास कर रहे हैं इसमें। इसे अप्रैल 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने INDC के सकल घरेलू उत्पादन और सृजन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33-35% तक कम करना है। तो भारत को क्या करना है, इसमें उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसे 2005 के स्तर तक 2030 तक काम करेगा भारत। तो इसमें 33% तक 2005 के स्तर तक लाना है, यानी 33% तक कम करना है। अब है मेरिट सम्मेलन। तो मेरिट सम्मेलन है, इसमें मेड्रिड सम्मेलन 2019 में हुआ, स्पेन के मेड्रिड में हुआ। इसकी अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई थी। COP15 है ये। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप है ये, और पृथ्वी पर वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान करता है। यानी वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है तो उसमें उत्सर्जित गैसें हैं उनकी तत्काल कटौती के लिए है। तो मैं पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुसार है ये, वैश्विक तापमान में ग्रीन हाउस गैसों को तत्काल कम करने के लिए। इसमें चिली जो सम्मेलन हुआ था, मेड्रिड सम्मेलन 2019 में हुआ था ये। फिर UNCCD COP14 यानी मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए जो COP है वो उसका सम्मेलन COP14 का सम्मेलन है। 14 सम्मेलन 2019 को नई दिल्ली में हुआ। इसमें नई दिल्ली घोषणा की गई कि भूमि में निवेश करने और अवसरों को खोलने से संबंधित था। इसकी घोषणा की भूमि जो मरुस्थल हो रही तो भूमि में उसमें निवेश करना चाहिए और अवसरों को खोजना चाहिए। तो COP14 सिर्फ दिल्ली में हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने अपनी 6वीं रिपोर्ट दी, और 6वीं रिपोर्ट का पहला भाग क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक सीरीज को जारी किया। इसने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मतलब उसको जारी किया। ये अगला है बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, एक पत्रिका है बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी। स्थापना उसकी 1883 में हुई थी। इसके प्रमुख आराम पांडुरंगन और डॉक्टर सुखराम अर्जुन थे। इसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने वाले सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला गैर सरकारी संगठन है ये। और बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी नामक एक जर्नल पत्रिका प्रकाशित करता है। तो एक पत्रिका प्रकाशित करता है ये। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में स्थापित हुआ। कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, और ये देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व पादप प्रजातियों की पहचान करना है। तो आर्थिक महत्व की जो पादप प्रजाति है उनकी पहचान करना है। मुख्यालय कलकत्ता में 1890 में स्थापित हुआ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तो ये 1916 में स्थापित हुआ। मुख्यालय कलकत्ता में, और जानवरों और जीवन के विषय में उनके जानवरों महत्वपूर्ण जानवर हैं जो उनके जीवन के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। तो भारतीय सर्वेक्षण। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम आया। स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। अब तक इससे पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मतलब कोई नियम नहीं था देश में। तो वन्य जीवों की इसमें रक्षा करना, उनकी तस्करी, अवैध शिकार तथा वन उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। तो उनकी रक्षा करना, और जीवों के शिकार है, औषधियाँ हैं या फिर उत्पाद हैं तो उनकी अवैध व्यापार हो रहा है उसको नियंत्रित करना इसका लक्ष्य है। 2003 में अधिनियम को संशोधन किया गया और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब बनाया गया। फिर 2002 में जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान बना दिया गया कि अवैध अगर व्यापार करते हैं तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब है
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसमें दिख नहीं रहा है नाम थोड़ा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है। स्थापना 1980 में हुई, गैर सरकारी संगठन है। अनिल कुमार अग्रवाल इसके संस्थापक हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण विकास के संबंध में अध्ययन में मूल्यांकन करना, सतत विकास के प्रति लोगों को जागृत करना। तो पर्यावरण का और विकास के संबंध में है, पर्यावरण का विकास करना, पर्यावरण विकास संबंधित और सतत विकास के प्रति लोगों को जागृत करना। है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1982। वन्य जीव 1972 था, वन संरक्षण है 82। वन को संरक्षित करने के लिए स्थापना 1982 में हुई और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। वनों के संरक्षण के लिए देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर उच्च स्तरीय अनुसंधान करने, पर्यावरण को संरक्षण करना और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए है, वनों के संरक्षण से संबंधित है ये। फिर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, इसमें भी नाम नहीं दिख रहा है, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। पक्षी शोध संगठन है और कोयम्बटूर में स्थित है। ये जैव विविधता संकट से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है कि जैव विविधता है उनमें कौन संकट में है, संबंधित स्थानों को अवगत भी कराता है। तो ये कैंपा कोष ये क्षतिपूरक यानी वनीकरण के लिए राज्यों को दिए गए कोष का पर्याप्त उपयोग करने के लिए केंद्रीय स्तर पर समेकित कोष है। केंद्रीय स्तर पर एक कोष बनाया गया वन्य जीव के लिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 2006 में से स्थापना की गई थी। तो थैंक यू दोस्तों। इसके आगे की वीडियो एक और वीडियो में पहले ही बना चुके हैं, इसको कट हो गया था, तब तक आप इसके लिए थैंक यू। आगे की क्लास मिलती रहेगी आपको।